नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 अक्टूबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल में आज दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म से रिलेटेड है और एक जीएसटी काउंसिल्स में जो पुराने हमारे जीएसटी आर्किटेक्चर में कमियां थी उसको हटाने से लेके एक आर्टिकल है। और करंट अफेयर्स में भी आज 6 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ लेके आऊंगा। उसके साथ दो टॉपिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वर्ल्ड हिस्ट्री की ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियलिज्म के बाद अगर फ्रेंच ये वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई टॉपिक्स आते हैं तो वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये टॉपिक्स आपको डिटेल्ड पीडीएफ के साथ इनकी वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी मेरे मेंटरशिप कोर्स में। तो आप चाहें तो मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कॉस्ट रिसेंटली गिरी है और इसमें जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की वो आपको इंक्लूसिव मिल रही है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री ही सिर्फ देखना चाहते हैं, अलग से भी एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक और छोटा सा कोर्स एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज भी अवेलेबल है स्टोर सेक्शन में, आप चाहें तो इसको भी अवेल कर सकते हैं। एक बात बता दूं, जिसने मेंटरशिप कोर्स ले रखा है उसको वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज दोनों इंक्लूडेड मिलेगा। और मैं एक और अनाउंसमेंट दे दूं दोस्तों, कल से ही, इनफैक्ट कोशिश करूंगा आज से ही, जो प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की वन लाइनर टाइप की जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है वो मैं अपलोड करनी शुरू कर दूंगा। मेरा टारगेट है कि 2000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स की सीरीज में बात करूंगा, ताकि जब तक आप प्रीलिम्स के एग्जाम के स्टेज तक पहुंचे तब तक आप जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएं। ठीक है ना भाई। तो ये सब चीजें चलेंगे। चलिए अभी के लिए लेक्चर शुरू करते हैं एडिटोरियल का। सबसे पहले, फिक्सिंग ग्रे एरियाज इज गुड बट द जीएसटी रिजीम्स नीड अ ब्रॉडर रिफॉर्म प्लान। देखिए, गुड्स और सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने पिछले सैटरडे हेज लिफ्ट की है किस पे? डोजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिगिटीज से। ये क्या चीज है? ये क्या है? जब से 2017 से जो हमारा प्रेजेंट जीएसटी रिजीम लागू किया है, इसमें कुछ कमियां हैं। देखिए, कोई भी नया नियम कानून, कोई भी पॉलिसी डिसीजन जब सरकार का आता है, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी छूट जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटीज फॉर बैंक लोन्स के ऊपर टैक्स लगाना। अब मोलासेस है, मोलासेस के ऊपर जीएसटी 28% का था, जिसके चलते होता यह था कि जो कैटल फीड कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी। शुगर मिल्स के जो खर्चे थे, जो एक्सपेंसेस थे, वो बढ़ जाते थे और कभी कभी ये शुगर मिल्स, जो शुगर फार्मर्स थे, उनको डिले पेमेंट करते थे। तो चूंकि अब मोलासेस पे जीएसटी 28% से कम करके 5% कर दिया गया, तो शुगर मिल्स शुगर फार्मर्स को समय पे पैसा दे पाएंगे। तो ये रेट ट्वीक्स हुए हैं, कुछ स्प्रिंग क्लीनिंग हुई है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जो लंबे समय से पेंडिंग था। वो था कि जो जीएसटी काउंसिल है ना, उसकी जो ताकत है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाने की। देखिए, अल्कोहलिक लिक्योर के ऊपर तो जो राज्य की सरकार है वो टैक्स लगाती है, वो जीएसटी के एम्बिट के अंदर नहीं आता। लेकिन लंबे समय से इस बात को लेकर बहस चल रही थी और फिर इंडिया के अटॉर्नी जनरल से भी इसके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया गया था कि भाई, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, जो कि अल्कोहलिक लिक्विड में लगता है, इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। फाइनली जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है, नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना भाई। तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ईएनए या फिर हाई स्ट्रेंथ पोर्टेबल अल्कोहल पे ये नहीं लगेगा। ये बेसिकली की इंग्रेडिएंट होता है फाइनल अल्कोहल को बनाने में। फाइनल अल्कोहल में ऑब्वियस सी बात है राज्य की सरकार टैक्स लगाती है, जीएसटी नहीं लगता। और ईएनए पे आप जीएसटी लगा रहे हो तो ईएनए पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें देखा जाए तो एक और अच्छी न्यूज है जीएसटी काउंसिल को मीटिंग को लेके। 2022 में जीएसटी काउंसिल की केवल 2 मीटिंग हुई थी, लेकिन इस साल जीएसटी काउंसिल की 4 मीटिंग हो चुकी हैं। ओके, अगर आप देखो तो पिछले 4 महीने में जीएसटी काउंसिल की 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और कुछ एनोमलीज को यहां पे फिक्स करने की कोशिश की गई, अच्छी बात है। अब एज नॉर्म्स प्रेसिडेंट के और मेंबर्स के, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के, ये भी यहां पे सेट हो चुके हैं। तो हम बस यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल फंक्शनल हो जाए। कंज्यूमर्स की बात की जाए, प्रोड्यूसर्स की बात की जाए, तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि वो जल्दी आगे मिलेंगे और ओवरऑल पर्सपेक्टिव प्लानिंग के ऊपर बातचीत करेंगे। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस के ले जाई जा रही है। जब 2017 में जीएसटी का मैकेनिज्म सामने आया था तो ये शुरू में एक्सपेक्ट किया गया था कि भाई, हो सकता है जीएसटी कलेक्शंस थोड़े धीमे हो चुके हैं, नया आप पॉलिसी इनिशिएटिव लगा रहे हो तो बिजनेसेस को कंप्लाई करने में समय लग सकता है। उसके चलते राज्य की सरकार को पहले जितना रेवेन्यू मिल रहा था, हो सकता है उतना ना मिल पाए। तो राज्य की सरकार के रेवेन्यू को कंपनसेट करने के लिए उस समय पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया गया था। अब इस जीएसटी कंपनसेशन सेस के बजाय क्या सरचार्ज लाया जाए, इस बात को लेकर पर्सपेक्टिव प्लानिंग हो सकती है अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में।
तो अगर आप जीएसटी का रेशनलाइजेशन कर रहे हो तो सरचार्ज या सेस के थ्रू क्यों कर रहे हो, तो पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास जाता है। तो इन सब चीजों को लेके भी यहाँ पे बातचीत चली। देखिए, डीमेरिट गुड्स और सिन गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना डिजायरेबल है, लेकिन लंबे समय तक कंपनसेशन, सेस या सरचार्ज के नाम पे आप ओवरऑल गुड्स के प्रोडक्शन को या फिर गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को डिस्करेज करते रहोगे थ्रू सिन टैक्स, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप नया सेस लेके आ रहे हैं तो इसको आइसोलेशन में नहीं करना चाहिए। ये जीएसटी के कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर के प्रॉपर रैशनलाइजेशन के थ्रू होनी चाहिए। आप रैशनलाइजेशन की बात करें तो 2 साल पहले रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। रैशनलाइजेशन मतलब 5%, 12%, 18%, 28%, ये जो ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर 0.1% जीएसटी का एग्जिस्ट करता है, इसको रैशनलाइज करके 3 इंपॉर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स लाए जाएं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज है, इसके ऊपर बातचीत पिछले 2 सालों से हो रही, लेकिन अब तक कुछ भी आप कह लो कॉम्प्रिहेंसिव किया नहीं गया है। तो फ्रीक्वेंट ट्वीक्स होते हैं टैक्सेस में। तो जीएसटी को एक होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान की जरूरत है, जिसमें जो एक्सक्लूडेड आइटम्स है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल, इनको भी जुड़ा जा सके। नो डाउट अब तो खैर जीएसटी टैक्स कलेक्शंस भी काफी अच्छे होने लगे हैं, तो हम इस रिफॉर्म प्लान को, इस रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम ओवरऑल जो भी हिकअप्स हैं, जो भी झटके हैं, उनको झेल पाएंगे। फिर अगला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इन अ लूप इज अ सॉन्ग इन अ लूप। देखिए क्या है, 3 डेकेड्स बीत चुके हैं इस डिबेट को शुरू हुए कि भाई फंडामेंटल रिफॉर्म्स होने चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जो ऑनगोइंग जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है वर्ल्ड बॉडी का, यूनाइटेड नेशंस का, वहां पे प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन ने ब्लंटली बोला, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सीज्ड टू बी द गारंटर ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ ओनली 5 कंट्रीज। तो रेसेप तैयब अर्दोगन साफ साफ बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो 5 इनकी परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, उनके अलाइज के बीच का बैटल ही रह गया है। यहां पे कोई प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और ये बात केवल रेसिप तैयब अर्दोगन साहब ने नहीं बोली है, ये बात पहले यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बोली हो। उन्होंने भी एक स्टर्न वार्निंग दी कि भैया दुनिया बदल चुकी है, दुनिया के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को बदलना पड़ेगा। तुम ओवरऑल आज की दुनिया की प्रॉब्लम को पुराने समय के टाइम पीरियड के फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, एक नई प्रॉब्लम बना बैठोगे। ये एंटोनियो गुटेरेस साहब बोल रहे हैं। ठीक है ना भाई। और मैं बता दूं, इस प्रकार की बातचीत पहले कई बार हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये अपनी बादशाहत नहीं खत्म होना देना चाहते। इनके पास वीटो पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ये कह लो डिसीजन पास ही नहीं कराया जा सकता अगर इन 5 में से कोई भी एक कंट्री मना करती है। अब ये जो 5 मेंबर्स को परमानेंट मेंबर बनाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल का, 76 साल पहले बनाया गया था। समझ गए, 76 साल पहले कोई वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज एडवांटेजेस पोजीशन में थी, उनको तुमने परमानेंट मेंबर बना दिया। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि 76 साल पहले जो कंट्रीज के पास ताकत थी, आज भी उनके पास वही ताकत है। भाई सामंजस्य काफी बदल चुके हैं। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म्स की बात बहुत पहले उठी थी। शशि थरूर साहब बोल रहे थे कि ये यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे थे, और जब ये काम कर रहे थे तो उस समय के सेक्रेटरी जनरल बोट्रोस ने ये बोला था, बोट्रोस घाल ने, कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशंस की 50th एनिवर्सरी तक पूरे हो जाएंगे। और यूनाइटेड नेशंस की 50th एनिवर्सरी थी 1995 में। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस बना, उसकी 50th एनिवर्सरी 1995। 1995 तक सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए थे, मतलब 50वीं एनिवर्सरी तक। लेकिन उसके बाद 60वीं एनिवर्सरी निकल गई, 70वीं एनिवर्सरी निकल गई, 75वीं एनिवर्सरी निकल गई, लेकिन अब तक सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। और हो सकता है 100वीं एनिवर्सरी भी निकल जाए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बात तक ना करे। मतलब ओवरऑल सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो ही नहीं रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि पेशेंट के चारों तरफ डॉक्टर्स इकट्ठा हुए, उन डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस की, बोला कि हाँ भाई इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, अब उसका इलाज करना है। लेकिन इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या है, क्या दवाई देनी है, क्या सर्जरी करनी है, इसके ऊपर डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ एग्री ही नहीं कर पा रहे। तो डायग्नोसिस ये है कि आज का सिक्योरिटी काउंसिल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ 1945 को पोर्ट्रे करता है, 2023 की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को पोर्ट्रे नहीं करता है। लेकिन उसको कैसे पोर्ट्रे कराना है, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। जब यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था, तब इसकी टोटल मेंबरशिप में थे 51 कंट्रीज, और 11 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे। तो उस समय पे टोटल कंट्रीज का 22% सिक्योरिटी काउंसिल में था। आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और केवल 15 मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के। तो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के केवल 8% मेंबर्स हैं। तो भैया काफी चीजें बदल गई हैं। और जो छोटा मोटा रिफॉर्म आया सिक्योरिटी काउंसिल में, वो आया था 1965 में,
जब 11 मेंबर्स और सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ा के 15 कर दिया गया था, 4 और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स लेके आए गए थे। और बहुत सारी कंट्रीज को तो इस बात को लेके गुस्सा है, जलती है कि भैया परमानेंट मेंबर्स का क्या कंसेप्ट है, इन परमानेंट मेंबर्स को इतनी ज्यादा ताकत क्यों दी गई है। चलो माना कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना आज की डेट में बहुत ताकतवर है, बट यूके, फ्रांस, इनके पास तो उतनी ताकत भी नहीं बची। रशिया को भी बहुत बैटरिंग मिली है, तो क्या रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, इसी दम पे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना हुआ है। तो ऐसी बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिर बहुत से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। यूरोप के पास दुनिया की केवल 5% आबादी है, लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल की 33% सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें रशिया को आप इंक्लूड भी नहीं कर रहे हो। यूके, फ्रांस, ये दोनों ही सिक्योरिटी काउंसिल में, प्लस बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं उसमें भी बहुत सारे यूरोप के होते हैं। समझ के बात को। फिर अगर आप देखो, अगर यूनाइटेड नेशंस के जो बजट है उसमें कंट्रीब्यूशन की बात करो, तो भाई डेकेड से जापान और जर्मनी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट के। तो दो कंट्रीज, जापान और जर्मनी, जो कि सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं पैसों के यूनाइटेड नेशंस को, उनको भी आपने परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जगह नहीं दे रखी। इंडिया की बात करो, इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, वर्ल्ड इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसके बावजूद भी इंडिया को कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेजेंट मेकअप है वो बहुत हद तक अनफेयर है। ये बात तो भाई इन पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे आपको पता चलती है। लेकिन क्या इस लॉजिक के बेसिस पे सिक्योरिटी काउंसिल में किसी रिफॉर्म की हम उम्मीद कर सकते हैं? इसके तो भाई चांसेस देखो ना के बराबर लग रहे हैं। तो क्लियर कट 21वीं शताब्दी में सिक्योरिटी काउंसिल इज राइप फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म तो भाई यहां पे होना चाहिए, और हर वो स्टेट जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलना डिजर्व करता है वो मिलनी भी चाहिए। लेकिन अब यहां पे कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। देखिए, बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो कि बहुत छोटी हैं, उनकी इकोनॉमी छोटी, आबादी छोटी, वो जानती हैं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो भी जाता है तो उनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनफैक्ट 193 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसके 50% से ज्यादा छोटी मोटी कंट्रीज ही हैं, और वो छोटी मोटी कंट्रीज जानती हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में तुमने रिफॉर्म कर भी दिया, उनके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरा, कुछ बड़ी कंट्रीज है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो कि ओवरऑल रिफॉर्म ज्यादा चाहती नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि रिफॉर्म्स होकर उनका नुकसान हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूं, मैं अर्जेंटीना की बात। अब पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो जाता, क्योंकि उसको पता है सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हुआ तो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक बढ़ी हुई ताकत मिलेगी, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा। अगर सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म होता है तो लैटिन अमेरिका की जो बड़ी कंट्री है ब्राजील, उसको एक बड़ा रोल मिल जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। लेकिन अर्जेंटीना ऐसा नहीं चाहेगा। अर्जेंटीना बोलेगा कि ये तो ब्राजील वाले पोर्तुगीज बोलते हैं, इनको कैसे आप इतना इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हो। तो बेसिकली दुनिया आपस में भी बहुत बटी हुई है। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में पावर बढ़ाई जाने की बात की जाएगी ना, तो बहुत सारी छोटी कंट्रीज जो कि पावरफुल हैं लेकिन उतनी पावरफुल नहीं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको लगेगा कि यार कुछ कंट्रीज जो हमारे बराबर में थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, हम नीचे ही रह जाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है भाई। प्लस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर ओवरऑल अगर आपको अमेंडमेंट करके कुछ रिफॉर्म्स लेके आने भी हैं तो वो अपने आप में मुश्किल टास्क है। 193 जो मेंबर स्टेट्स है जनरल असेंबली के, इनकी 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके बाद रेटिफाई होना चाहिए। यानी कि 129 कंट्रीज पहले तो अप्रूवल दें और उसके पास उस रेजोल्यूशन को रेटिफाई करें, जो अपने आप में मुश्किल है। और ये होने के बाद वो जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है वो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स में किसी ने भी अगर वीटो मार दिया तो हो गया काम खत्म। समझ के बात को। इनफैक्ट वॉशिंगटन के अंदर बैठे किसी पावरफुल यूएस सेनेटर ने भी यहां पे अगर अपोजिशन दिखाया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे। और इंडिया की मेंबरशिप बढ़ती तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी, कुछ हद तक इंडोनेशिया को भी प्रॉब्लम होगी। तो भाई बड़ी कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इनको तो फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनसे जो थोड़ी छोटी कंट्रीज हैं बट जो कंपेरेटिवली बाकियों से बड़ी हैं, उनको परेशानी होने लगेगी। जैसे अफ्रीका बोलता है कि हमारे यहाँ पे तो 54 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ पे तो 2 मेंबर्स होने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट किसको बनाओगे मेंबर? भैया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अफ्रीका की नाइजीरिया है, सबसे बड़ी इकोनॉमी साउथ अफ्रीका है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन इजिप्ट है। सब लोग ओवरऑल अपना अपना क्लेम डालेंगे, बोलेंगे भाई हमें बनाओ परमानेंट मेंबर। एक आइडिया ये हो सकता है कि सेमी परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीटें बढ़ा दो, तो उसमें ये कंट्री ज्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रही, उनको ज्यादा मजा आ नहीं रहा। और फिर हम देखते हैं कि जो फ्यूटिलिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की साफ नजर आती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर रशिया ने एक सोवरेन मेंबर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया,
और फिर यूक्रेन को लेके कोई भी जब हमने रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की सिक्योरिटी काउंसिल में, तो रशिया और चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो मतलब बहुत हद तक सिक्योरिटी काउंसिल अंदर से बटा हुआ, ज्यादा कुछ इसमें हो नहीं पा रहा। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने ब्रेटन वुड्स 1944 के थ्रू बने हुए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में जब अमेंडमेंट की डिमांड की, आप कह लो कुछ चेंजेस की डिमांड की, उसको भी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपोज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बंदर बांट कर करके ओवरऑल ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो 5 परमानेंट वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं, वो अपना ही राज चलाने की कोशिश कर रही हैं, प्रॉपर कुछ चेंजेस आने ही नहीं दे रही है। ठीक है भाई, मेंटरशिप कोर्स के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया दोस्तों। टेस्ट सीरीज मेंटरशिप कोर्स में अपलोड हो चुकी है, बहुत तेजी से वर्ड हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और उसके बाद प्रीलिम्स की वीडियोस भी आएंगी। तो आपको काफी कुछ इस मेंटरशिप कोर्स के अंदर मिलेगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है ओवरऑल इंडियन नेशनल्स को इजराइल से इवैक्यूएट करने के लिए। तो भैया इंडिया एक मेजर ऑपरेशन को पुटअप कर रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो वो इंडियंस जो कि कॉन्फ्लिक्ट टॉन इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली चार्टर्ड फ्लाइट चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ये इस साल का सेकंड इवैक्यूएशन है। इससे पहले ऑपरेशन कावेरी हुआ था, जो कि हजारों की तादाद में जो इंडियन सिटीजन सूडान में फंसे हुए थे अप्रैल मई 2023 के समय पे, उनको वापस लेके आया था। तो ये जो ऑपरेशन अजय है, ये फैसिलिटेट करेगा रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सिटीजंस ऑफ इंडिया का पहला जत्था जिनको इन फ्लाइटों पे बैठा के वापस लाया जा रहा है, उसको तेल एविव में इंडियन एम्बेसी ने मेल भेज दिया है। वो लोग आके फ्लाइट पकड़ के आएंगे। जो दूसरा जत्था होगा, जैसे जैसे चार्टर्ड फ्लाइट्स आएंगी वैसे वैसे उनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो धीरे धीरे करके मेल के थ्रू इंडियन एम्बेसी इन लोगों को बता रही कि आप आइए, फ्लाइट पकड़िए और वापस अपने देश इंडिया आ जाइए। जब से लड़ाई शुरू हुई है, एयर इंडिया की जो दिल्ली तेल एविव सर्विस है वो बंद हो गई है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इसलिए यहां पे भारत सरकार द्वारा चार्टर फ्लाइट्स पे लोगों को लेके आया जा रहा है। इसी बहाने लोगों को कुछ को चार्टर फ्लाइट में बैठने को मिल जाएगा। हालांकि चार्टर फ्लाइट में बैठना अपने आप में बहुत अमीरी वाला खेल है, हम जैसे लोग तो नॉर्मल फ्लाइट्स पे बैठ पाते हैं। चलिए अगला, कंसर्न्स अबाउट गवर्नमेंट्स फैक्ट चेक यूनिट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोस्तों 29 सितंबर को रिजर्व किया है कि वो जल्दी ही ओवरऑल अपना डिसीजन देंगे। जल्दी मतलब 1 दिसंबर को डिसीजन देंगे। देखिए पेटिशंस फाइल हुई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, किस चीज को लेके? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 ये लाए गए थे। और इन अमेंडमेंट रूल्स के तहत ये बोला गया था कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जाएगी केंद्र की सरकार के द्वारा। और ये फैक्ट चेकिंग यूनिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, बाकी प्लेटफॉर्म्स को, टेलीग्राम को, ये बताएगी कि भाई तुम्हारे यहां पे ये जो कंटेंट सर्कुलेट कर रहा है ये गड़बड़ है, ये फेक है, ये मिसलीडिंग है, ये फॉल्स है। 3 शब्द हैं यहां पे, फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग। इन 3 शब्दों को लेके यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ बोला है, इसलिए मैं यहां पे इन 3 शब्दों के ऊपर थोड़ा फोकस डाल रहा हूं। तो बेसिकली हुआ ये कि इस साल अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2023 के जो आईटी रूल्स के अमेंडमेंट है इनको लेके आई। आईटी रूल्स आए थे 2021 में, अमेंडमेंट आए 2023 में। अब इन अमेंडमेंट्स के अंदर जो फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई गई है, इसके अगेंस्ट पेटिशन डाल दी किसने? कुणाल कामरा करके पॉलिटिकल सैटायरिस्ट हैं, इनकी केंद्र की सरकार और बीजेपी से बिल्कुल बनती नहीं, आपने देखा ही होगा। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, इन सब ने मिलकर रिट पेटिशन डाली बॉम्बे हाईकोर्ट में। और इन्होंने आईटी रूल्स 2021 के रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी 5 ऑफ द आईटी रूल्स को चैलेंज किया। तो ये पर्टिकुलर रूल लिख लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन चली है और आईटी रूल्स के रूल 3 1B5 को चैलेंज किया गया है। ठीक है ना, फैक्ट चेकिंग यूनिट जिसके अंदर बनाए जाने का ऑथराइजेशन दिया जाता है। ये पर्टिकुलर रूल्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम्स में लिखने के लिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। फिर बाद में मत बोलना कि इसका नोट नहीं बनाया। ठीक है ना भाई, पेटिशनर्स ने यहां पे कंटेंट किया कि ये जो प्रोविजन है ये सरकार को इनेबल करेगा कि भैया सेंसरशिप ऑनलाइन की जा सके। प्रोसिक्यूटर भी सरकार होगा, जज भी सरकार होगी, लूज सेंस में एग्जीक्यूशनर भी सरकार होगा। और भाई यहां पे ट्रुथ को ऑनलाइन दबाने की कोशिश की जाएगी, सरकार अपने मन मुताबिक कुछ भी करेगी। ठीक है ना, ये एफसीओ इंटरमीडिएट्स को नोटिफाई करेगा कि क्या फेक है, क्या फॉल्स है, क्या मिसलीडिंग है, इसके ऊपर कोई जुडिशियल बहस हो नहीं सकती। तो ये सब बातें करके यहां पे पेटिशनर्स ने पिटीशन डाल दी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस पटेल साहब और नीला गोखले जी यहां पे बैठी और इसके ऊपर 1 दिसंबर को ये जजमेंट देंगे। केंद्र की सरकार यहां पे स्ट्रांगली डिफेंड कर रही है अपने इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स को। केंद्र की सरकार यहां पे क्या बोल रही है कि भाई देखिए, जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक ये फैक्ट चेकिंग यूनिट हम नहीं बनाएंगे, हम बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ केंद्र की सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है
केंद्र की सरकार ने बोला है कि जो आईटी रूल्स 2021 के रूल 31B5 को हम चेंज कर रहे हैं ना, ये एक रीजनेबल एफर्ट है और इस रीजनेबल एफर्ट में कोई जबरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम ओवरऑल उस पर्टिकुलर डिजिटल मीडिया इंटरमीडियरी को बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये फेक हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये मिसलीडिंग हो सकता है, तो आपको ठीक लगे तो आप हटाओ। अगर आपने नहीं हटाया, आपके पास से सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रोविजंस के प्रोटेक्शन जाएंगे। आप समझिए, सेफ हार्बर प्रोविजन के जो प्रोटेक्शन है सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2000, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मान लीजिए ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ गड़बड़ कंटेंट अपलोड कर दिया, तो गलती मैंने की। ट्विटर सरकार को यह बोल सकता है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड एक आदमी ने गलत कंटेंट अपलोड किया, तो मेरी गलती नहीं है। यहां पे सेफ हार्बर प्रोविजंस प्ले में आ गए। ट्विटर बोलेगा कि भाई मेरी गलती नहीं है, तीसरा आदमी चीजें अपलोड कर रहा है उसकी गलती। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। अब जब केंद्र की सरकार ने आके ट्विटर को बताया कि यार ये वाला जो कंटेंट अपलोड हुआ है ये गड़बड़ है, इसको हटाओ, ये फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, उसके बाद भी अगर ट्विटर नहीं हटाता है तो इसका मतलब यह कि ट्विटर ने वेरीफाई कर लिया है, उसके हिसाब से ये कंटेंट सही है। अब उसके हिसाब से ये कंटेंट सही है मतलब ट्विटर खुद मान रहा है कि वो कंटेंट सही है। अब अगर ट्विटर खुद मान रहा है वो कंटेंट सही है, तो फिर बाद में ट्विटर जाके ये नहीं बोल सकता सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट कि किसी थर्ड पार्टी ने अपलोड किया था, साहब हमारी क्या गलती है। फिर कोर्ट ऑफ लॉ में अगर प्रोसीडिंग होगी और अगर यहां पे इस पर्टिकुलर डिजिटल इंटरमीडिया को सजा सुनाई गई, उसको सजा झेलनी पड़ेगी। तो केंद्र की सरकार यह बोल रही है कि जो आईटी रूल्स के अमेंडमेंट आए हैं 2023 में, उसमें तो हम बस फॉल्स, फेक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बता रहे हैं इंटरमीडियरी को। इंटरमीडियरी को लगता है कि वो फेक नहीं है तो वो ना हटाए उस कंटेंट को, बाद में ओवरऑल जो एक्शन होगा उसको डिफेंड किया जाएगा। बस सेफ हार्बर प्रोविजन नहीं मिलेंगे उस इंटरमीडियरी को। मतलब बाद में हमारे बताने के बाद भी अगर इंटरमीडियरी उसको नहीं हटा रहा है, मतलब इंटरमीडियरी के हिसाब से वो सही है, तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन किस बात के? ये केंद्र की सरकार बोल रही। कुछ हद तक केंद्र की सरकार का लॉजिक भी यहां पे सही है। बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग्स के समय पे क्या बोला? बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग समय पे यह बोला कि भाई देखिए, भले ही आपके रूल्स कितने भी वेल इंटेंशनड हो, इसमें सेफ गार्ड्स मिसिंग है। सेफ गार्ड समझ रहे हो? मतलब कि अगर ओवरऑल सरकार का फेयर क्रिटिसिज्म होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, पैरोडी के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू, सटायर के थ्रू, अक्सर कर आपने देखा होगा कॉमेडी में पॉलिटिशियंस मजाक उड़ाते हैं सरकार के मिनिस्टर्स का, केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का। तो उस केस में सरकार द्वारा लिए गए किसी स्टेप का अगर फेयर क्रिटिसिज्म होता है, वो नहीं दबना चाहिए। उस फेयर क्रिटिसिज्म को अगर आप फाल्स बोल देते हो, फेक बोल देते हो, मिसलीडिंग बोलते हो, तो उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा? और यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि फेक, मिसलीडिंग, फॉल्स, इन शब्दों का एम्बेड बहुत ज्यादा बड़ा है। इन शब्दों को सरकार के ऑफिशियल्स अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। और वैसे भी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस लोकसभा इलेक्शंस में तो बहुत सारे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के जो एमपी एमएलए हैं वो स्पीच वगैरह देंगे। तो उस समय पे ओवरऑल अगर आप इन आईटी रूल्स 2023 का मतलब मिस यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने की जरूरत क्या थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा। लंबे समय से प्रेस इंफॉर्मेशन यूनिट और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑलरेडी फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। तो जब वो ऑलरेडी फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है, एक स्पेसिफिकली फैक्ट चेकिंग यूनिट बना दी, उसमें भी सरकार का बोलबाला रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई एनजीओ या मार्केट के लोगों को आप बैठाओगे। तो फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, इन शब्दों का जो आईटी रूल्स 2023 के अमेंडमेंट में इस्तेमाल किया गया, ये शब्द सरकार को एक बहुत बड़ा एम्बेड देते हैं और बहुत बड़ी ताकत देते हैं। इस ताकत के थ्रू पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट किया जा सकता है। यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजेस ने बहस के समय पे बोली है। ठीक है ना? तो ये सब बातें हैं ओवरऑल यहाँ पे। तो कुल मिला के अब एडिटोरियल है, अक्सर अगर आपने देखा होगा कि द हिंदू के एडिटोरियल में बहुत सारी बातें एंटी गवर्नमेंट छपती हैं, तो वो तो क्रिटिसिज्म है ही। अब उस क्रिटिसिज्म को आप क्या पूरी तरीके से दबा दोगे? उसको भी क्या फैक्ट चेकिंग यूनिट के थ्रू नोटिफाई करवाओगे, गलत है इसको हटाओ? समझ गए बात को? तो कुल मिला के जो डिक्टेट देने वाला काम है फैक्ट चेकिंग यूनिट का, थोड़ा गलत लग रहा है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है। लेकिन अभी के लिए डिसीजन नहीं दिया है, डिसीजन 1 दिसंबर को दिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है ना भाई? तो ये ओवरऑल न्यूज थी। आगे चलते हैं। What are the cases against यूनिस ड्रॉइंग अटेंशन? ये बेसिकली इंडिया की न्यूज नहीं है, बांग्लादेश की न्यूज है। बांग्लादेश के अंदर एक नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल लॉरिएट हैं मोहम्मद यूनिस साहब। मोहम्मद यूनिस साहब ने माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में बांग्लादेश में बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन इस समय पे मोहम्मद यूनिस साहब के अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर कुछ करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। और मोहम्मद यूनिस को यहाँ पे अमेरिका और बाकी वेस्टर्न सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इस समय की बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनके साथ उनकी कुछ बन नहीं रही है।
इस साल मई में बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं, बहुत सारे मेंबर्स के अगेंस्ट और बोर्ड डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, किसके? ग्रामीण टेलीकॉम के। और इनमें है नोबेल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनिस भी। ये एलिगेशंस ये हैं कि इस टेलीकॉम बोर्ड ने मिसयूज किए हैं फंड्स को वर्कर्स के। बहुत सारे कंप्लेंट ऑलरेडी मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं। ये 2006 के विनर हैं नोबेल पीस प्राइज के, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत अच्छा काम किया। और शेख हसीना जी की सरकार ओवरऑल इनके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर रही है। लेकिन इन केसेस के रिस्पॉन्स में शेख हसीना जी की सरकार को 175 ग्लोबल लीडर्स, जिसमें नोबेल लॉरिएट्स हैं, उनकी तरफ से चिट्ठी आई है कि भाई आप मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट जो जुडिशियल केसेस चला रही हैं इनको ड्रॉप कर दीजिए। देखिए, पिछले कई सालों से लगातार बांग्लादेश की सरकार को तगड़ा क्रिटिसिज्म मिला है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक ब्लाइट स्लाइडिंग हो रही है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ओवरऑल शेख हसीना जी डिक्टेटर तरीके से बांग्लादेश की सरकार चला रही है। यूएस एस्टैब्लिशमेंट की फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जी भी बोल चुकी हैं कि भाई मोहम्मद यूनिस जो है वो ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट आदमी है, एक सक्सेसफुल आदमी है, इनके खिलाफ करप्शन का केस चलाया जाना सही है। यहां पे ओवरऑल पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग चल रही है। तो ये सब चीजें हैं। मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज मिला था 2006 में। उस समय पे शेख हसीना जेल में थी और बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर सरकार थी। ठीक है, उस समय पे बांग्लादेश में टेररिज्म का भी एक बहुत बड़ा वो चल रहा था। 2007 में मिस्टर यूनिस एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं लीडिंग न्यूज़पेपर में, अपने बारे में एक ओपिनियन पूछते हैं कि क्या मैं एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूं। उस समय पे मोहम्मद यूनिस ने एक पॉलिटिकल इंटेंट भी दिखाया था, अपने आप को एक पॉलिटिशियन बनाने का। बाद में अगर आप देखो तो शेख हसीना जी बाहर निकल के आती हैं और वो फिर से गवर्नमेंट बनाती हैं 2009 में। तब से शेख हसीना जी की सरकार चल रही है। अक्टूबर 2019 में ढाका की एक कोर्ट ने मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल दिया, ये बोल के कि इन्होंने लेबर लॉस का वायलेशन किया। जो इनका फेम्ड मॉडल था फाइनेंशियल सपोर्ट का वुमेन ऑफ रूरल बांग्लादेश को, ये भी बांग्लादेश की स्क्रूटनी के अंदर आ गया, बांग्लादेश सरकार की स्क्रूटनी के अंदर। तो यूएस यहां पे बोल रहा है कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनिस को जो चेज कर रही है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग है और बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होनी चाहिए। तो जो राइवल है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की और जो रूलिंग पार्टी है अवामी लीग, किसकी? शेख हसीना की, इसके अलावा एक तीसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए। और वो तीसरा अल्टरनेटिव खुद मोहम्मद यूनिस हो सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने न्यूज़पेपर बना के पूछा भी था कि क्या मुझे पॉलिटिकल टिकट से लड़ना चाहिए। तो बेसिकली इस समय पे हो ये रहा है कि मोहम्मद यूनिस की शेख हसीना से बनती नहीं। शेख हसीना उनके ऊपर करप्शन चार्जेस चला रही है। उन्होंने करप्शन किया नहीं किया वो एक अलग बात है। यूएस की सरकार और दुनिया भर के वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिविल सोसाइटी का झंडा लेके चलते हैं, वो बांग्लादेश की सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि जबरदस्ती मिस्टर मोहम्मद यूनिस को टारगेट किया जा रहा है शेख हसीना के द्वारा। क्या सही है क्या गलत है, भगवान ही मालिक है। मोहम्मद यूनिस के ऊपर इल्जाम यह है कि ग्रामीण टेलीकॉम के डेवलपमेंट में जो धांधली हुई है, कुछ करप्शन हुआ है और बांग्लादेश के लेबर लॉस को, वर्कर्स के पैसे को गलत तरीके से मिस अप्रोप्रिएट किया गया है पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम के द्वारा, और उसमें मिस्टर मोहम्मद यूनिस भी इन्वॉल्व थे। ऐसा बांग्लादेश की सरकार का इल्जाम है मोहम्मद यूनिस के ऊपर। क्या सही क्या गलत भैया, ये तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। ठीक है ना भाई। फिर सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल अबॉर्शन को लेके एक बहस चल रही है और इस अबॉर्शन को लेके दो सुप्रीम कोर्ट की जजेस आपस में भिड़ गई। एक तो है जस्टिस बीवी नागरत्ना जी और एक है जस्टिस हिमा कोहली जी। देखिए, डिवीजन बेंच बैठी थी जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की। यहां पे बहस इस बात को लेके हो रही थी कि भाई 26 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन को बच्चा गिराने की परमिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस बीवी हिमा कोहली जी और बीवी नागरत्ना जी ने ओवरऑल जब कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स दिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को केस रेफर कर दिया और बोला कि भाई 3 जज की बेंच बना के यहां पे आप डिसीजन सुनाइए। देखिए, जो वुमेन है वो 26 हफ्ते से ज्यादा प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उसका छोटा बच्चा 1 साल का है। वुमेन ये बोल रही कि उसकी मेंटल हालत अच्छी है नहीं, उसका छोटा बच्चा 1 साल का है, तो दूसरा बच्चा पैदा करने की हालत में है नहीं, वो मेंटल कंडीशंस की मेडिकेशन ले रही है, तो उसको यहां पे अबॉर्शन की परमिशन दी जाए। लेकिन केंद्र की सरकार यहां पे ओवरऑल बोल रही कि भाई बच्चा काफी बड़ा हो चुका है, 26 हफ्ते का हो चुका है, तो इस समय पे अगर आप अबॉर्शन कराते हो, अबॉर्शन के कुछ पर्टिकुलर बेसिस होने चाहिए। देखिए क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 वो ये बोलता है कि 24 हफ्तों के बाद भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अबॉर्शन हो सकता है अगर ओवरऑल बच्चे की मां को खतरा हो, तो कोई फैटल डिफॉर्मिटी हो। तो अगर ये नहीं है तो अबॉर्शन नॉर्मल कर आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अंदर जो पल रहा है वो ऑलमोस्ट एक जिंदगी बन चुका है। तो अगर अब आप अबॉर्शन अलाई करते हो तो आप एक जिंदगी को खत्म कर रहे हो।
ये केंद्र की सरकार का लॉजिक है जो कि ऐश्वर्या भाटी जी के थ्रू केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। यहां पे ओवरऑल जब जो मेडिकल बोर्ड को केस रिफर किया गया था, मेडिकल बोर्ड ने बोला कि हां भाई ठीक है, आप ओवरऑल बच्चा गिरा सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड ने बोल दिया बच्चा गिरा सकते हो, लेकिन बच्चे के बचने के चांसेस हैं, मतलब बच्चा अभी भी पूरी एक जिंदगी है, उसके अंदर जिंदगी है और वो मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड जो बैठा था उसने बच्चा गिराने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर ने ऐश्वर्या भाटी जी को, जो कि सरकार की तरफ से यहां पे लड़ रही, उनको चिट्ठी भी लिखी। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी, इनको चिट्ठी लिख के बोला कि भाई देखिए बच्चे को भी यहां पे जीने का मौका मिलना चाहिए। तो केंद्र की सरकार का सीधा लॉजिक ये है कि बच्चा पैदा करने से अगर मां की जान को खतरा नहीं है तो यहां पे बच्चे को गिराने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। मां बोल रही है कि नहीं भाई मुझे बच्चा गिराने दीजिए, मैं तीसरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरा दूसरा बेटा अभी 1 ही साल का है तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है, ये लॉजिक दे दिया मां ने। अब जस्टिस हिमा कोहली और बीवी नागरत्ना जी का यहां पे क्या लॉजिक है, देखिए। जस्टिस कोहली ने अपने ओपिनियन में सरकार के साथ वाक्य रखा और बोला कि नहीं भाई, वुमेन को आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ओवरऑल जो बच्चा है वो एक जिंदगी के अंदर बदल चुका है और एक जिंदगी को ऐसे मार देना मर्डर हो जाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना जी क्या बोल रही हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है, आपको तो वुमेन के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब वुमेन बोल रही है कि वो मेंटल कंडीशन से गुजर रही है, उसका एक बच्चा इतना छोटा है, वो बच्चा नहीं पाल पाएगी, तो क्यों आप जबरदस्ती उसको अबॉर्शन की परमिशन नहीं दे रहे हो। तो यहां पे दो वुमेन जजेस इस पर्टिकुलर मैटर में खुद एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर दी और उन्होंने इस पर्टिकुलर मैटर को रेफर कर दिया किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, कि भैया आप एक 3 जज की बेंच बना दो जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बातचीत करेगी। तो अभी भी ये 26 वीक से ज्यादा, 24 वीक से ज्यादा की जो प्रेगनेंसी है वो केवल मेडिकल और क्या ना मॉर्टल रीजंस के बेसिस पे होनी चाहिए या फिर सिर्फ एक वुमेन चाहती है, उसका मन है, उसके बेसिस पे हो जानी चाहिए, इस बात को लेकर लीगल बहस जारी है। अब ये 26 वीक की प्रेगनेंसी वाली लेडी बच्चा पैदा करेगी नहीं करेगी, लग तो रहा है करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर प्रबॉर्शन नहीं हुआ तो लेट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आने में टाइम लगने वाला है। चलिए भाई, 3.21 लाख अपील्स पेंडिंग है इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ, ठीक है भाई। देखिए क्या है, ओवरऑल जो 27 इंफॉर्मेशन कमीशन पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पे 3 लाख से ज्यादा अपील्स और कंप्लेंट्स पेंडिंग है, ठीक है। 3,21,537 ये ओवरऑल अपील्स और कंप्लेंट्स पेंडिंग है किसके पास, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। क्या होता है दोस्तों कि जब आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपील डालते हो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन आता है, फिर सीनियर पब्लिक इंफॉर्मेशन आता है, उससे भी अगर आप इंफॉर्मेशन से खुश नहीं हो तो फिर आप इंफॉर्मेशन में कमीशन में एक अपील डाल सकते हो, समझ गए। तो ये वो अपील्स है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अपील पेंडिंग है 1,15,524, कर्नाटका में 41,047, तमिलनाडु ने यहां पे रिपोर्ट दी, मतलब इंफॉर्मेशन दी नहीं। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया 2022-23 ये बोलता है कि 2019 के असेसमेंट से ये पता चला कि 2019 को 31 मार्च को 18,347 अपील्स और कंप्लेंट्स पेंडिंग थी 26 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास। ये नंबर 30 जून 2021 को पहुंच गया 2,86,325 और 3 लाख से ऊपर पहुंच गया जून 30 2022 को, और अब 3,21,000 पहुंच चुका है। 4 इंफॉर्मेशन कमीशन है इंडिया के अंदर, झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा, जहां पे कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट ही नहीं हुआ है पुराने इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस से निकलने के बाद। 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अभी हेडलेस चल रहे हैं। एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कोई हेड नहीं है, प्लस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब का कोई भी हेड अभी है नहीं। तो ये जो रिपोर्ट कंपाइल की गई है, इट हैज बीन कंपाइल्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कमीशन और ये आरटीआई के बेसिस पे एक्सेस की गई है सतर्क नागरिक संगठन द्वारा, जो कि एक सिटीजन ग्रुप है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस पे काम करता है। 12 अक्टूबर 2023 को 18 साल हो जाएंगे आरटीआई एक्ट की इंप्लीमेंटेशन पे। ये रिपोर्ट बोलती है कि 2,20,382 अपील्स और कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए थे इंफॉर्मेशन कमीशन के पास 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के बीच में। ओके, अब इसी समय में अगर आप देखो तो 2,14,698 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया 29 इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाली जा रही है। तो थोड़ा तो भाई देखिए टेंशन की बात है कि ओवरऑल जो अपील्स और कंप्लेंट्स की जो नंबर ऑफ पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमीशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ नहीं है और कुछ तो हेडलेस काम कर रहे हैं। इस डिफॉर्मिटी को इमरजेंसी बेसिस पे सही करने की जरूरत है। प्लस इजराइल के अंदर इमरजेंसी गवर्नमेंट बन गई है वॉर के ड्यूरेशन के लिए।
अभी इसराइल के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन सरकार ने इन जुडिशियल रिफॉर्म्स को कुछ समय के लिए रोक दिया है। इसराइल हमास के टारगेट्स के ऊपर गाजा पट्टी में बॉम्बिंग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जो पॉलिटिकल ड्राइवर हैं बेनी गैंट्स, जो कि सेंट्रिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिला लिया है। उनका यह बोलना है कि इस समय तो भाई हमें मिलकर काम करना है और इन हमास वालों को, इन गाजा पट्टी वालों को इनकी औकात याद दिलानी है। तो इजरायली सोल्जर्स इस समय पे सदर्न टाउन्स में बैटल लड़ रहे हैं। 1200 विक्टिम्स इसराइल के अंदर मर चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को गाजा पट्टी के अंदर ऑलरेडी इसराइल मार चुका है। एक कैंपेन एयर और आर्टिलरी स्ट्राइक्स का चल रहा है। तो जो इनर पॉलिटिकल क्राइसिस थी इसराइल की, इसको अभी के लिए इन्होंने कुछ समय के लिए शांत कर दिया है और मिलके ओवरऑल गाजा पट्टी और पैलेस्टीनियन से यहां पे लड़ रहे हैं। तो फ्लैश पॉइंट जो जुडिशियल ओवरऑल प्लान था, जिसके लेके ओवरऑल इंटरनल सामंजस्य इसराइल में नहीं बैठ पा रहा था, वो अभी के लिए शांत कर दिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू के जो एक्सट्रीम राइट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश एलाइज हैं, वो भी अभी के लिए सरकार में है। अपोजिशन के जो यायर लपिड साहब हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि आप अभी के लिए जो वॉर अलायंस, वॉर कैबिनेट बना है, इसको यहाँ पे आके ज्वाइन कर लीजिए। जब तक हम ये गाजा पट्टी के हमास वालों से लड़ रहे हैं, तब तक ओवरऑल हमें चीजों को मिलकर काम करना है। 150 हॉस्टेजेस इस समय पे इजरायली जो कि ज्यूज हैं और कुछ फॉरेन नेशनलिटीज के हैं, वो हमास के कब्जे में, उनकी जान के ऊपर बनी हुई है कि भाई जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। देखो, उनको मार दिया तो गाजा पट्टी खत्म है। तो अलग ही बवाल चल रहा है। 1000 बिल्डिंग्स पूरी गिरा दी गई हैं। 23 लाख लोगों की वाटर, फूड और एनर्जी सप्लाईज को बंद कर दिया गया है। 2,60,000 गाजा रेजिडेंट्स अपना घर छोड़ के भाग गए। कब इनका घर गिर जाएगा पता नहीं है। यूएन एड एजेंसी और यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाइए जहां पे सिविलियंस कम से कम फ्ली कर सके। ओवरऑल कम से कम सिविलियंस को तो मत मारो। हमास के टेररिस्ट को तुम मार रहे हो, ऑपरेटिव्स को मारो, समझ में आता, बट सिविलियंस की जान छोड़ो। तो इस प्रकार की बातें यहां पे चल रही हैं। अच्छा, एक और चीज है, जब ये हमास का हमला हुआ, तब यूरोपियन यूनियन के नेशंस ये जो मदद भेजते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के पास, ये भेजनी कि नहीं भेजनी, इस बात को लेकर बातचीत होने लगी। देखिए, जो ये इजराइल है, इधर गाजा पट्टी है, यहां वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में अल फतह नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करता है। ये पैलेस्टीनियन कॉज का प्रमोटर है और इसके पास हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, ताकि ये गरीब पैलेस्टीनियंस की मदद कर सके। अब क्या है कि जब हमास ने यहां पे अटैक कर दिया, हमास भी पैलेस्टीनियंस ही हैं, तब दुनिया भर में बात होने लगी, यूरोपियन यूनियन में बात होने लगी कि भैया ये पैलेस्टीनियंस तो लड़ाई कर रहे हैं, इनको मदद देना बंद करो। और कुछ कंट्रीज ने तो सीधे ही सीधे मदद देनी, जो बायलैटरल मदद वो देते थे, वो देनी बंद कर दी। कौन कौन सी कंट्रीज थी ये? तो भैया अगर आप देखो तो जर्मनी ने और ऑस्ट्रेलिया ने इमीडिएट बेसिस पे ये जो भी बायलैटरल असिस्टेंस दे रहे थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को, ये देना इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कुछ कंट्रीज यहां पे ऐसी हैं जो कह रही है कि नहीं भाई, हमें पैलेस्टीनियंस को मदद देनी चाहिए। फ्रांस, स्पेन, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, इनका यह बोलना है कि भाई देखो, ये लड़ तो हमास के टेररिस्ट रहे ना। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज वेस्ट बैंक के अंदर बैठी अल फतह, वो तो इस प्रकार से अटैक नहीं कर रही ना इसराइल के ऊपर, तो आप उनके पास क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? ये जो हम मदद दे रहे हैं तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के, पैलेस्टीनियन सिविलियंस ने तो अपने आप को इस लड़ाई से दूर कर रखा है ना। ओवरऑल उनको मदद देना बंद करना ठीक नहीं है। इसराइल ने जब गाजा के ऊपर बॉम्बिंग शुरू की ना, तो वाटर, मेडिसिन और फ्यूल सप्लाई सब कुछ यहां पे रोक दी। अब इन 23 लाख लोगों के पास ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, ना दवाइयां हैं। अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है यहाँ पे दोस्तों। तो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का, जैसे कि डॉक्टर बोरल का ये बोलना है, टॉप डिप्लोमेट है जोसेफ बोरल, कहाँ के? यूरोपियन यूनियन के। इनका ये बोलना है कि इस प्रकार से सिविलियंस का खाना पीना बंद करना, मेडिकेशंस बंद करना, ये ठीक नहीं है। आपने पानी बंद कर दिया, फूड बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, सिविलियंस का मास यहाँ पे हाहाकार में आ जाएगा। तो ये इसराइल को नहीं करना चाहिए। बट इसराइल के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है। इसराइल का बोलना है कि भैया ये तो 9/11 हो गया यूएस का हमारे यहाँ पे, इतनी बड़ी स्केल पे तो कभी भी इसराइल के ऊपर अटैक नहीं हुआ। और तुम हमसे बात करते हो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की, तुम हमसे बात करते हो इनको खाना पीना देने की, मतलब ये हमको मारेंगे और हम इनको खाना पीना देंगे। तो इसराइली से बातें सुनने वाला है नहीं। लेट्स सी आगे क्या आउटकम निकल के आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा और मेंटरशिप कोर्स जरूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट